हाय, दिस इज़ अमीशा राव। वेलकम टू कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस चैनल पर हम IIT JAM स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं। दिस प्लेलिस्ट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर IIT JAM स्टैटिस्टिक्स। चलो करते हैं अपना सिलेबस स्टार्ट। और फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको जो शीट दिख रही है उसमें आपको ये भी नज़र आ रहा है कि एक हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो इससे शुरू करते हैं। अगर एक न्यूबॉर्न बर्थ हो रहा है तो या तो फिर मेल हो सकता है या फीमेल। हम विद सर्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम अपने चारों तरफ सारी जगह देखते हैं। इन सारे इवेंट्स को, इन सारे फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल मेजर टू दिस अनसर्टेनिटी। जो हमने अनसर्टेनिटी का भी बात करी है उसी का ही न्यूमेरिकल मेजर प्रोवाइड करती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरी बात ये है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाय एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं जो डिफाइन करेगी स्टैटिस्टिक्स को, और जिसमें हम अनसर्टेनिटी वर्ड यूज़ करेंगे। ये जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड करी है प्रोफेसर यालिन चाउ ने। उन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जहाँ पे जो रिस्क में अनसर्टेनिटी होगी वो कहाँ पे छुपी होगी? रिस्क के अंदर। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड अनसर्टेनिटी यूज़ कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में लिखी होती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को हटाने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट जिसको हम बार बार रिपीट करें सेम कंडीशन पे और हमें जो उसका आउटकम है हम उसको यूनिकली ना बता सकें कि यही आउटकम आने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An experiment is called random experiment if when conducted repeatedly under essential homogeneous condition। यहाँ पे जो homogeneous condition लिखा हुआ है उसका मतलब है same condition। The result is not unique but may be any one of the various possible outcomes। तो यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट यूनिक नहीं होगा पर हमें पता होगा हाँ ये आ सकता है, पर हमें ये नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रायल और इवेंट के बारे में। तो एग्ज़ाम में अक्सर कहीं पे ट्रायल लिखा होता है, कहीं पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट एक तरीके से हम इंटरचेंज करके बोल सकते हैं। वैसे ट्रायल की फॉर्मल डेफिनेशन है ट्रायल इज़ अ परफॉर्मिंग ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। कभी भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो ट्रायल हम उसे बोलते हैं। एंड इवेंट इज एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होगा? एक आउटकम होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए आप ये सब आपके लिए टर्म्स तो हमने बता दिए पर एक एग्जाम्पल से इनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल विच इज tossing a coin। टॉसिंग अ कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर हम समझ गए हैं कि इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं और ट्रायल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखने वाले हैं कि इवेंट क्या होगा। इवेंट होगा गेटिंग हेड। हमें हेड मिलना जो होगा वो एक इवेंट होगा।
एक दूसरा इवेंट भी डिफाइन कर सकते हैं हम, गेटिंग टेल, ये भी एक इवेंट ही होगा। तो इससे मुझे लगता है कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट और ट्रायल समझ आ गया है। और अगर नहीं भी आया है तो एक और एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ। थ्रोइंग अ die. Throwing a die is also a random experiment and performing a random experiment is a trial. यहाँ पर मैं कुछ इवेंट्स बनाऊंगी। फर्स्ट इवेंट इज गेटिंग 6, गेटिंग 6। तो जो फेस अपीयर होगा अगर हम एक डाई थ्रो करेंगे तो वो 6 आएगा, तो दैट इज अ इवेंट। कुछ और इवेंट बनाती हूँ, वो है गेटिंग आउटकम ग्रेटर देन गेटिंग आउटकम ग्रेटर देन 5। गेटिंग आउटकम ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है? या तो 5 मिले या फिर 6 मिले। उन सारे आउटकम्स को हम बोलेंगे कि इवेंट आ गया है, इवेंट हैपन हो गया है। सो ये हमने यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन करे हैं, ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने डिफाइन कर दिया है विद एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्जॉस्टिव केसेस की डेफिनेशन को। एग्जॉस्टिव केसेस प्रोवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक हम कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें हमें पता है या तो हेड अपीयर होगा या फिर टेल अपीयर होगा। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हैं दैट इज 2 एंड वी कैन राइट दिस 2 as 2 to power 1। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। लेट सपोज हमने 2 कॉइन टॉस करे हैं एक साथ। वी हैव टॉस 2 कॉइन्स सिमिल्टेनियसली। सो द एग्जॉस्टिव केसेस यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। दैट इज यहाँ पर हमें सारे अगर हम काउंट कर देंगे तो 1 2 3 4 4 केसेस मिले हैं, दैट इज 4। और इसको हम लिख सकते हैं लेट्स थ्रो अ डाई। अगर एक हम डाई थ्रो करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो एग्जॉस्टिव केसेस आएंगे वो होंगे 6, जिसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 1। चलिए इसी लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट को 2 डाइस लेके रिपीट करते हैं। लेट्स थ्रो 2 डाइस टुगेदर। तो यहाँ पर हम पूरा एक्सपेरिमेंट के नंबर्स लिखेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर दो डाइस थ्रो करे हैं। सो द एग्जॉस्टिव केसेस आर, हमारे जितने एग्जॉस्टिव केसेस बनने चाहिए वो सब हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे अभी तक हमने नोट डाउन करा था। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4, this is mistake here, 3 4 3 5 3 6।
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो यहाँ पर हमने पूरे एग्जॉस्टिव केसेस लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा दे आर 36 इन नंबर्स। तो एग्जॉस्टिव केसेस आर इन 36 इन नंबर्स। एग्जॉस्टिव केसेस कितने हुए यहाँ पे? 36। और एक ध्यान देने वाली बात है कि जो एक डाई होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेस होंगे तो हम इसको क्या हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट 36 एज 6 स्क्वायर। चलिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। जब हमने एक डाई थ्रो करा था, जब हमने एक कॉइन थ्रो करा था तो हमारे 2 टू पावर 1 एग्जॉस्टिव केसेस आए थे। जब हमने दो कॉइन टॉस करे तो 2 टू पावर 2 एग्जॉस्टिव केसेस हमें नज़र आए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ फेसेस। अगला जो एक्सपेरिमेंट लिया है जहाँ पे एक हमने डाई थ्रो कराया है उसमें हमें नज़र आ रहा है 6 टू पावर 1। यहाँ पर जो 6 है, इसको देखिए, वो है नंबर ऑफ फेसेस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ भी जो 6 स्क्वायर है, जो 6 है, वो नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ डाई ही है। अब बात करते हैं जो पावर में लिखा है, व्हाट इज इट? पावर इज नंबर ऑफ थ्रोज। पावर क्या है? नंबर ऑफ थ्रोज। जब हमने एक बार एक कॉइन को थ्रो करा है तो n इज 1। जब हमने 2 कॉइन को थ्रो करा है तो n इज 2। जब हमने एक डाई को थ्रो करा है तो इट इज 1। और जब हमने 2 डाई को थ्रो करा है तो इट इज पावर इज 2। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बन के आ रहा है कि कभी भी हमें नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस निकालने हो तो दैट इज सिंपली f to power n. This provide number of exhaustive cases. जहाँ पर f जो है वो प्रोवाइड करेगा, f is number of faces and n is number of throws. ये जो फॉर्मूला है काफ़ी आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट्स की, कि फेवरेबल केसेस क्या है। तो हमने एग्जॉस्टिव केसेस की बात कर ली है, अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। जितने एग्जॉस्टिव केसेस थे उनमें से कुछ केस किसी इवेंट को फेवर करेंगे, उन इवेंट्स को हम बोलते हैं फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल इवेंट्स। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने आउटकम्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जॉस्टिव केसेस हैं उनमें से कुछ जो केस होंगे जो सपोर्ट करेंगे अपने इवेंट को, उसको बोलेंगे फेवरेबल केसेस। द नंबर ऑफ आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट which result in the happening of an event are termed as the cases favorable to the event. तो यहाँ पर हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं, getting only one head, और ये एक्सपेरिमेंट है हमारा 2 बार कॉइन टॉस करने वाला। तो हमें पता है एग्जॉस्टिव केसेस क्या बनने वाले हैं,
एग्जॉस्टिव केसेस ये होने वाले हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इनमें से ओनली वन हेड सिर्फ 2 बार आ रहा है और वो आ रहा है हेड टेल में और टेल हेड में। तो यहाँ पर हमारा तो ये जो केसेस है हेड टेल एंड टेल हेड, यही हमारे फेवरेबल केसेस हैं फॉर द इवेंट ई। जो हमने इवेंट ई डिफाइन करा है उसमें ये फेवरेबल केसेस हैं। सो दीज 2 केसेस आर फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ई। चलिए एक और इवेंट डिफाइन करते हैं यहीं पर, E2, which is getting 2 heads, getting 2 heads। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला इवेंट ये वाला यहाँ पे जो फेवर करेगा वो एक ही केस है, दैट इज हेड हेड। तो ये केस हमारा फेवरेबल केस बन के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। कुछ इवेंट्स हमारे चारों तरफ, कुछ इवेंट्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं जहाँ पे अगर एक हैपन हो जाए तो दूसरा हैपन बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि दूसरे जितने भी हैं वो हैपन बिल्कुल नहीं हो सकते। इस रूल को जो फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू और मोर events are said to be mutually exclusive if happening of any one of them excludes the happening of all the others in the same experiment। तो यहाँ पे जो कुछ टर्म है exclude, all the others in the same experiment, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि उसी एक्सपेरिमेंट में बाकी सारे इवेंट हैपन नहीं होने वाले अगर एक इवेंट हैपन हो गया है तो। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 इवेंट डिफाइन करती हूँ आपके लिए। हम यहाँ पर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और वो भी एक बार, और हमने यहाँ पे 2 इवेंट्स डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट इवेंट है गेटिंग हेड और दूसरा इवेंट है गेटिंग टेल। हमने कॉइन टॉस करा है तो या तो हमारे पास हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक बार हम टॉस करेंगे तो हेड भी मिल जाए तो और टेल भी मिल जाए। इसका मतलब है या तो E1 हैपन होगा या फिर E2 हैपन होगा। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे E1 एंड E2 एक साथ दोनों हैपन हो जाए। इस वजह से इन दोनों केसेस को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम एक डाई को थ्रो करते हैं और एक इवेंट बनाते हैं गेटिंग फेस आई। गेटिंग फेस आई, आई यहाँ पर 1 से लेके 6 तक कोई भी फेस हो सकता है। तो इवेंट 1 जो होगा वो होगा गेटिंग फेस 1, इवेंट 2 होगा वो होगा गेटिंग फेस 2, इवेंट 3 इज गेटिंग फेस 3, इवेंट 4 इज गेटिंग फेस 4, इवेंट 5 इज गेटिंग फेस 5 एंड इवेंट 6 इज गेटिंग फेस 6। तो ये हमारे पास 6 इवेंट्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक बार हमने थ्रो करा है तो हमें इनमें से सिर्फ एक ही इवेंट हैपन होगा, एक ही फेस अपीयर होगा। तो डेफिनेटली दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप दिस
these two example are helpful for you all और आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम बोल देंगे कि दे आर इक्वली लाइकली। जैसे कि एक हम क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्टूडेंट को चूज़ करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम किसी भी स्टूडेंट, कोई भी 2 स्टूडेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इक्वली लाइकली। इस तरीके से हमारे पास इवेंट्स भी होते हैं जो कि इक्वली लाइकली होते हैं, उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। वहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर कोई भी किसी की प्रेफरेंस नहीं होती है। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द आउटकम्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल इफ नन ऑफ दैम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। यहाँ पर किसी की भी कोई प्रेफरेंस नहीं है, सब इक्वली लाइकली हैं, सब सेलेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन को कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इवेंट आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय and does not affect the happening of any of the others। अगर एक इवेंट हैपन हो गया है तो दूसरी बार जो इवेंट हैपन होगा वो कुछ भी हो सकता है, उसका ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा इवेंट हैपन हुआ है। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब हम जो टॉपिक दिखा रहे हैं आपको वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक हमने फर्स्ट अपनी प्लेलिस्ट की वीडियो में इसलिए रखा है ताकि इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वैसे भी स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। तो एक बार एक एग्जाम्पल से इनको थोड़ा समझते हैं। हमारे पास A, B, C है, 3 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 2 ये 3 हैं और यहाँ पर हमें अरेंजमेंट्स बनानी है। क्या बनानी है? अरेंजमेंट्स, यानी कि हमें परम्यूटेशन करना है। तो जब परम्यूटेशन करेंगे तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, AB, BA, AC, CA, BC, CB। तो यहाँ पर हमें 6 अरेंजमेंट्स मिल रही हैं। दे आर इन 6 इन नंबर्स। अब यहाँ पर हम दूसरी बात जो है कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करते हैं AB, AC, BC। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर AB सिलेक्ट हो गया है तो या तो उसको AB लिख लो या BA लिख लो, बात बराबर है। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ओनली 3 बनेंगे, जबकि इधर हमारे पास जितने अरेंजमेंट्स बने हैं वो बने हैं 6। So this is the example of permutation। यहाँ पे हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही देख लिया है। चलिए थ्योरी पार्ट पे आते हैं और समझते हैं कुछ फॉर्मल डेफिनेशन की मदद से। परम्यूटेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि परम्यूटेशन क्या है? द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। n ऑब्जेक्ट्स में से हम सिर्फ r को सिलेक्ट करके परम्यूटेशन करने वाले हैं। इज डिनोटेड बाय NPR। इसे हम डिनोट करते हैं NPR। n फॉर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम r की अरेंजमेंट बनाएंगे, r ले लेके उनको हम अरेंज करेंगे। इसको हम NPR से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। चलिए आगे NPR का मीनिंग समझते हैं कि NPR होता क्या है।
तो NPR होता है हमारा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द मीनिंग ऑफ NPR। एक और दूसरा हम आपको बताते हैं। NPR को हम ये भी लिख सकते हैं n, अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे सो दिस विल ऑटोमेटिकली गिव n माइनस 1, n माइनस 2, n minus r plus 1 and that's it। so यहाँ पर हमें NPR मिल गया है। यहाँ पे एक डेफिनेशन ये है कि जो n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n माइनस 1, n माइनस 2 till 1। so this is the definition of n factorial। चलिए कुछ बेसिक बातें बता देते हैं आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन देते हैं। लेट सपोज हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज n इज 5 और हमें परमिटेशन करना है उनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स का। कितने का? 3 ऑब्जेक्ट्स का। सो यहाँ पे 3r इज 3। तो हमारा परमिटेशन कैसे बनेगा? कितने परमिटेशन आएंगे वो हमें 5pr प्रोवाइड करेगा। 5pr प्रोवाइड द नंबर ऑफ परमिटेशन पॉसिबल हियर। सो इट इज 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और यहाँ पे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट कर देंगे। 20 इंटू 3 दैट इज 60 हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट्स बनेंगी। यहाँ पर हमें 60 परम्यूटेशन मिलने वाली हैं अगर हम 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उनको परम्यूट करेंगे। चलिए, मुझे लगता है ये आपको यहाँ पर समझ आ गया है। एक और बात हम समझ आते हैं, जो 1 फैक्टोरियल होगा दैट इज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। अब मान लेते हैं आपके पास 5 फैक्टोरियल है, उसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसको सबको प्रोडक्ट करेंगे वी गेट 120 हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक थ्योरम से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, r एट अ टाइम हमें r लेने हैं और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। बात यह है कि r ऑब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने हैं और उनका परम्यूटेशन करनी है। बस कंडीशन ये चेंज हो गई है कि पहले हम रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, यहाँ पर रिपीटेशन भी अलाउड है। तो हम ऐसे करके डैश बना लेते हैं r। लेट सपोज कि हमने r डैशेस बना लिए हैं, r डैशेस हमने बना लिए हैं। जो फर्स्ट पोजीशन है वो है, फर्स्ट जो डैश है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पोजीशन का। यहाँ पर हमें पता है कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब तो रिपीटेशन अलाउड है। तो हम पहले लिख देते हैं n, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर n। अब जो सेकेंड
पोजीशन है वहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ भी n लिख सकते हैं। इसी तरीके से सारे डैश में हम n लिखेंगे, और हमें पता है ये r डैशेस हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वी गेट n टू पावर r परम्यूटेशंस। तो मुझे लगता है इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी और इसे समझ आया होगा कि परम्यूटेशन कैसी होती है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें परम्यूटेशन करना है 2 ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। हमें परम्यूटेशन करना है 2 ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 डैशेस हम लिखेंगे, सिर्फ 2 पोजीशंस होंगी। तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए कौन कौन लायक है? हु इज एलिजिबल फॉर फर्स्ट पोजीशन? A, B, C, तीनों एलिजिबल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन के लिए भी तीनों एलिजिबल है, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। A, B, C, तो यहाँ पर 3, सो वी गेट 3 3 is 9 परम्यूटेशन हियर। अगर इसी केस में हम बोल देते यहाँ तो विद रिपीटेशन है, विच इज 3 स्क्वायर। अगर यहीं पर हम बोल दें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देन वी यूज NPR। इफ विदाउट रिपीटेशन अगर यहाँ पर केस होता, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, विदाउट रिपीटेशन होता, तो हम क्या यूज करते? NPR, विच इज 3p2। Here we get 3 factorial and 1 factorial, that is 3 into 2, which is 6। अब यहाँ पर हमें 6 केसेस ही मिल पाते हैं। चलिए इसको भी इन डैश की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही डैशेस हैं। फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं तीनों, A, B, C, तीनों एलिजिबल हैं, पर जो सेकंड डैश है वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है जो फर्स्ट में आ गया। तो लेट सपोज हमारे पास A आ चुका है, तो B और C यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है जो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में 3 लिखेंगे और नेक्स्ट में 2, सो 3 2 जा 6 परम्यूटेशंस आर पॉसिबल हियर। चलिए इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विद रिपीटेशन। यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं और सबको लेना है, सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जितना अरेंज करना है उतने हम डैशेस बनाते हैं। हमें पता है n ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है, अरेंज करना है, तो ये हमने n डैशेस बनाए हैं। अब यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो अलाउड है, तो जो फर्स्ट डैश पे n आ सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, सेकंड पे भी सारे आ सकते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट। तो हमें यहाँ पर मिलेगा n टू पावर n। इसका मतलब है वी गेट n टू पावर n नंबर ऑफ परम्यूटेशन फ्रॉम हियर। हमें n टू पावर n परम्यूटेशन मिलेगी। उसी एग्जाम्पल पर जाते हैं एक बार दोबारा से। एग्जाम्पल है A B C। यहाँ पर हमें परम्यूटेशन करनी है और इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स को तीनों को अरेंज करना है। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स को लेकर ही अरेंज करना है। तो हम यहाँ पर 3 डैश बना देंगे और यहाँ पर रिपीटेशन भी अलाउड है विद रिपीटेशन।
तो हमारे जो फर्स्ट डैश है उसमें ए बी सी तीनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस है। नेक्स्ट में भी ए बी सी तीनों आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है, सो 3 नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट में भी तीनों चॉइसेस आ सकती है। 3 टू पावर 3 विच इज़ n टू पावर n। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया है, वी गेट 27 ऑब्जर्वेशंस, 27 परम्यूटेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार विदाउट रिपीटेशन सोचने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन होता तो यहाँ पे जो हमारे डैशेस बनते हैं वहाँ पे 3 2 1 आता। ठीक है, सो वी गेट n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम राउंड अ सर्कल और राउंड अ टेबल इज। हमें n ऑब्जेक्ट्स को राउंड टेबल सेटल डाउन करना है तो कितनी परम्यूटेशन बनेगी। इसको आप फिक्स कर लीजिए कि यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हम फिक्स करेंगे तभी बाकी सारे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल की जगह n-1 फैक्टोरियल बनेगा। सो दिस इज द आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम समझते हैं क्या है। थ्योरम है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको हमें परम्यूट करना है, तो हमें अगर नॉर्मली परम्यूट करना होता तो आंसर आता n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर विदाउट रिपीटेशन बोलते तो n फैक्टोरियल इज द आंसर। पर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। विन n1 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, उनमें से n1 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, दूसरे n2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं, इसी तरीके से n के ऑब्जेक्ट्स भी एक तरीके के हैं। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दे दिया है कि इस फॉर्मूले से हम इस तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज ये जो हम वर्ड लिख रहे हैं इलाहाबाद, इसको हमें परम्यूटेशन करनी है, हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस करनी है। पर हमें पता है कि अगर हम ए को एक्सचेंज करेंगे इस जगह तो उससे कोई इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं। वी नो दैट दे आर 9 नंबर्स, सो इट इज़ 9 फैक्टोरियल। फर्स्ट ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट एल कितने टाइम रिपीट हो रहा है। वी नो दैट ए जो है 3 बार रिपीट हो रहा है और एल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट हियर 7560 वेज। हम इसको इतने वेज में परम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे बढ़कर। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स हैं जिसे हमें ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ अ फुल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड द सूट एंड डिनोमिनेशन ऑफ ईच आर नोटेड। हम एक ड्रॉ करेंगे और उसको नोट करेंगे, नेक्स्ट दूसरे को ड्रॉ करेंगे और उसको नोट करेंगे। कंडीशन ये है कि हम उसको वापस कार्ड को दोबारा पैक ऑफ कार्ड में नहीं रखेंगे। द नंबर ऑफ पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस, हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितने वेज परम्यूटेशन मिलेंगी। तो हमें पता है यहाँ पे 2 कार्ड हमें रिपीट करने हैं, हमने 2 डैश बना लिए हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो पहले के लिए 52 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट के लिए अगर एक कार्ड ड्रॉ हो गया है तो डेफिनेटली देयर इज़ 51 पॉसिबिलिटी। सो द आंसर इज़ 51, 52 इंटू 51।
सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम डिनोटेड बाय NCR इज अ सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ ओनली r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर कोई ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स को चूज कर लिया जाता है n ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है। सो NCR को हम डिफाइन हम कर देते हैं। NCR इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। चलो इस पे हमारी जो आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है। आगे बढ़ेंगे और हम अगली नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे और उसमें आगे सिलेबस जल्दी से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू।